हेलो गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी यति लर्निंग पॉइंट की इस पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहाँ होंगे मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राज्यसभा है। ठीक है, कल हम लोगों ने लोकसभा को कंप्लीट किया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए हम राज्यसभा को कंप्लीट करेंगे। हमारे संसद के दो सदन थे, दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, तो सबसे पहले हमने लोकसभा को कंप्लीट किया था। आज हम राज्यसभा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, अनुच्छेद 80 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रखी गई है। इसके कुछ उपनाम हैं। क्या है? उपनाम, अन्य नामों से इसको जो जाना जाता है। तो पहला इसका नाम है राज्यों का सदन। राज्यों का सदन। पहले चूंकि राज्यसभा का जो नाम था 1954 के पहले था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर 1954 में राज्यसभा कर दिया गया। क्योंकि राज्यों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। कैसे कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन है वो राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, यानी राज्य विधानमंडलों के द्वारा राज्यसभा का सदस्य का चुनाव किया जाता है। इसलिए इसे राज्यों का सदन कहा जाता है। इसके साथ ही साथ चूंकि भारत में जैसे अमेरिका में है सीनेट है, वहाँ पर हर राज्य का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। परंतु भारत में हर राज्य का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है। दूसरा नाम है इसका बुजुर्ग सदन। क्या? बुजुर्ग सदन। बुजुर्ग सदन क्योंकि इसकी सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। ठीक है, इसलिए इसे बुजुर्ग सदन कहा जाता है। इसे अन्य नामों में देखें तो इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन के साथ ही साथ इसे पुनरीक्षण सदन, पुनरीक्षण सदन, लोकसभा के द्वारा बनाए गए कानूनों की पुनरीक्षण करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए क्या वो सही है या गलत है, इसलिए राज्यसभा को पुनरीक्षण सदन भी कहा जाता है। ये काम राज्यसभा का होता है, पुनरीक्षण करना, उसकी जांच करना, उसकी जानकारी करना, पुनरीक्षण करना। दरअसल राज्यसभा का जो गठन है वह हमारी जो देश की संसदीय प्रणाली है, संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया गया। ठीक है, ताकि राज्यों के हित प्रभावित ना हो, केंद्र सरकार राज्यों के हित प्रभावित ना कर सके, इसलिए राज्यसभा का गठन किया गया था। पुनरीक्षण सदन, बुजुर्ग सदन, राज्यों का सदन, उच्च सदन और इसके साथ ही साथ इसे और कई नाम से द्वितीय सदन, द्वितीय सदन। ठीक है, द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आइए समझते हैं इसकी संरचना। आर्टिकल 80 में ही संरचना का जिक्र है। संरचना, बात करें संरचना की, तो संरचना दो प्रकार की है। अधिकतम क्या? अधिकतम जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं इसके 250। कितने? 250, जिसमें से राज्यों के जो सदस्य होंगे वो होंगे 238 और यूटीजी, यूनियन टेरिटरी के, उनके सदस्य होंगे 12। ठीक है, ये जो यूनियन टेरिटरी के नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे, द्वारा मनोनीत होंगे। कितने? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, और ये मनोनयन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे जो सदस्य हैं वो 245 हैं। कितने? 245, जिसमें 233 राज्यों से और 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। ये हो गई संरचना की बात। जो नई संसद बनी है उसमें राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो है 384। कितनी है? 384 सदस्य हैं। इतने रखे गए हैं, इतनी सीटें बनाई गई हैं। जब परिसीमन आयोग गठित होगा और वर्ष 2026 के बाद जिस तरह लोकसभा में परिवर्तन होगा उसी तरह राज्यसभा के सदस्यों में भी परिवर्तन होगा। बात करें राज्यवार की तो सबसे ज्यादा जो सदस्य संख्या है राज्यसभा में वो उत्तर प्रदेश की है, 31 संख्या है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल में बात करें तो जो सदस्य का कार्यकाल है, किसका? सदस्य का, वो है 6 वर्ष। ठीक है, सदन का कार्यकाल,
राज्यसभा का जो सदन है उसका कार्यकाल अनिश्चित है। अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं हो सकता, इसलिए राज्यसभा कैसा, इसकी कार्यकाल कैसा है? अनिश्चित कार्यकाल है। और इसकी चुनाव का कार्यकाल देखें, चुनाव का तो प्रत्येक 2 वर्ष में, कितना? प्रत्येक 2 वर्ष में, 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। किसमें? प्रत्येक 2 वर्ष में। ठीक, ये कार्यकाल को हमने समझा। अब बात करें कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है। सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वो जनसंख्या के अनुसार होता है। जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्यसभा में उसके सदस्य उतने अधिक होंगे। ठीक है, इसके साथ क्या, राज्यों के साथ कुछ संघ शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल किया गया है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जो नवनिर्वाचित विधानसभा है जम्मू कश्मीर की, वहाँ के विधायकों को भी राज्यसभा के सदस्यों का चयन करने की, चुनाव करने का अधिकार मिला हुआ है। तो जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा के में सीटों का आवंटन होता है। अमेरिका में इसका अपोजिट है। अमेरिका में क्या है कि वहां के प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सदस्य दिए गए हैं, लेकिन भारत में जनसंख्या के अनुसार राज्यों को सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें निर्वाचन प्रक्रिया की। निर्वाचन, ठीक है, तो इसका जो निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार। कैसे? अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। और किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, जो उसका निर्वाचन है कैसा है? अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि इसमें सीधे जनता डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं करती। जनता के द्वारा जो चुने हुए राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, उन विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है, इसलिए अप्रत्यक्ष है। एकल संक्रमणीय क्या है कि एक मत कई लोगों को मिल जाता है। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम है ये। एक ही मत कई लोगों को मिलता है वरीयता क्रम के अनुसार, कि किसी व्यक्ति की वरीयता 1 दी गई, किसी को 2 दी गई, किसी को 3 दी गई। ठीक है, और तीसरी चीज है कि राज्य चुनने की बात करें तो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। निर्वाचन के बाद अब हम समझते हैं इसके पदाधिकारी। पदाधिकारी, 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो आइए हम समझते हैं सभापति। ठीक है, जो सभापति होता है वह पदेन उपराष्ट्रपति होता है। कौन? पदेन उपराष्ट्रपति। पदेन जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। यह संसद का सदस्य नहीं होता। क्या? जो उपराष्ट्रपति होता है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, तो इसको हम कह सकते हैं संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक है, जब संसद का सदस्य नहीं है तो क्या ये मतदान कर सकता है? नहीं कर सकता। सामान्यतया मतदान नहीं करता। सामान्यतया मतदान नहीं करता। ठीक है, सामान्यतः मतदान नहीं करता, परंतु एक स्थिति में मतदान सभापति कर सकता है। किस स्थिति में? जब मत निर्णायक हो जाए, यानी कि जब वोट दोनों पक्षों के, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं, ऐसी स्थिति में सभापति निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, ये तब मतदान कर सकता है। इसका मुख्य काम है राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करना, उसकी बैठकों को स्थगित करना, ये सभापति का काम है। सभापति का जो कार्यकाल है
क्या कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष होता है। और जो सभापति होता है यह त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र यह राष्ट्रपति को ही देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। उप सभापति को नहीं देगा। जैसे राष्ट्रपति सब त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो जो त्यागपत्र है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि सभापति को, राज्यसभा का जो सभापति है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह केवल और केवल कहाँ हो सकती है? राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है। कहाँ पर? राज्यसभा में प्रारंभ की जा सकती है। और उसके साथ ही साथ राज्यसभा के 2/3 बहुमत, तत्कालिक 2/3 बहुमत के द्वारा राज्यसभा के सभापति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा इस मामले में अधिकार शून्य है। लोकसभा में यह प्रक्रिया, राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया नहीं चल सकती है। इसके बाद सभापति को थोड़ा सा और यदि हम एलेबोरेट करें, समझें, तो सभापति क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? ठीक है, जो सभापति है वो ये नहीं कर सकता, धन विधेयक का निर्धारण नहीं कर सकता। हमने कल बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, वही धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है। तो धन विधेयक का निर्धारण नहीं कर सकता, निर्धारण नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, संयुक्त सत्र बुलाया जाए, तो संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कि सभापति, राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक, ये हमने सभापति को समझा। अब सभापति के बाद उप सभापति को समझ लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा एक फैक्ट और बता दें आपको कि जो पहले उप सभापति थे, पहले सभापति राज्यसभा के, वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यहां नीचे लिखा दे रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और जो वर्तमान में है वो डॉक्टर जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। अब हमने सभापति को समझा, उप सभापति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो उप सभापति होता है, इसका, ये राज्यसभा का क्या सदस्य होता है? राज्यसभा का सदस्य। और राज्यसभा के सदस्यों में से ही इसका चुनाव होता है, चूज किया जाता है। ठीक है, कहाँ? राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति को चूज किया जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष, सभापति का 5 वर्ष। और एक पॉइंट इसमें ऐड कर दें कि इसका काम क्या होता है कि सभापति की गैर मौजूदगी में, यदि सभापति सदन में मौजूद नहीं है तो राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करने का दायित्व उप सभापति पर आता है। ठीक है, जो पहले सभापति थे, पहले उप सभापति थे, जो उप सभापति थे एस बी कृष्णमूर्ति थे। और वर्तमान की बात करें तो डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह, जदयू जनता दल यूनाइटेड के हैं, डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, इसके बाद अब कुछ राज्यसभा की विशेष शक्तियों को समझ लेते हैं और इसी के साथ ही अपने क्लास का समापन कर देंगे। विशेष शक्तियां, जब आप विशेष शक्तियों की बात करते हैं तो राज्यसभा धन विधेयक के मामले में तो अधिकार शून्य है, परंतु कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। क्या? उनको समझते हैं। आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्य सूची के मामले पर, क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सरकार राज्य सूची, संघ सूची में कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषय में कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, संसद का कानून माना जाएगा, परंतु ये एक दूसरे का अपवर्जित नहीं कर सकते। अब राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार नियम या कानून नहीं बना सकता।
लेकिन ये विशेष प्रावधान किया गया राज्यसभा के लिए कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची में के विषय पर कानून बनना समाचीन है, आवश्यक है, तो उसे मान लिया जाएगा। ये विशेष अधिकार है राज्यसभा का 1 वर्ष के लिए। ठीक। दूसरा है आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को यह विशेष अधिकार दिया गया है कि वह क्या अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। ठीक है, लाइक यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, भारतीय सेवाओं का गठन। और आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति को हटाने का जो संकल्प है वह केवल और केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया सकता है, लोकसभा इस मामले पर अधिकार शून्य है। इस तरह से दोस्तों हमने राज्यसभा को समझा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।